नमस्कार, स्वागत आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और इस वक्त मौजूद हूं मैं बागपत के बड़ौत इलाके में। बागपत जो जयंत चौधरी का गढ़ कहा जाता है, चौधरी चरण सिंह का गढ़ कहा जाता है, राष्ट्रीय लोकदल का गढ़ कहा जाता है। आज यहां पर राष्ट्रीय लोकदल ने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। यहां पर राजकुमार सागवान को राष्ट्रीय लोकदल ने लोकसभा सीट के लिए प्रत्याशी बना दिया है, लेकिन इस बार यहां एनडीए गठबंधन से राजकुमार सागवान प्रत्याशी है। और इस बार क्या माहौल जो है बागपत में यहां रहने जा रहा है, क्या चुनाव उनके लिए कठिन है या फिर ये चुनाव जो है उनके हाथ में आने जा रहा है, क्योंकि इस सीट पर यहां अभी तक सत्यपाल सिंह जो है यहां से सांसद थे बीजेपी के, लेकिन जब एनडीए के साथ गठबंधन हुआ चौधरी जयंत सिंह का, तो सीधे तौर पर यह सीट राष्ट्रीय लोकदल के खाते में आ गई। 2 सीट यहां पर गठबंधन में मिली है राष्ट्रीय लोकदल को, जिसमें बिजनौर और बागपत सीट है। आज समझेंगे बागपत सीट का सियासी माहौल क्या कुछ कहता है, क्योंकि अब तक जो माहौल था वो समीकरण कुछ बदला हुआ था, लेकिन अब जब यहां राष्ट्रीय लोकदल एनडीए के साथ गठबंधन में है तो क्या माहौल यहां पर है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए यहां वरिष्ठ पत्रकार है अनवर बेग साहब है, और मेरे साथ बातचीत करने के लिए यहां नरेश तोमर जी है बातचीत करने के लिए, और समझेंगे आज सियासी समीकरण क्या, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार है और राजनीति को अच्छे से समझते हैं, पकड़ रखते हैं। लेकिन जब राजकुमार सागवान का टिकट हो गया है, क्योंकि चर्चा जयंत चौधरी के नाम को लेकर भी थी और चर्चा चारू चौधरी के नाम को लेकर भी थी। अनवर जी, क्या लग रहा है कि अब जो राजकुमार सागवान पर दाव खेला है जयंत चौधरी ने, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, आरएलडी का एक अपना स्टैंड है। आरएलडी ने जिस तरीके से डॉक्टर राजकुमार सागवान को प्रत्याशी बनाया है, डॉक्टर राजकुमार सागवान चूँकि आरएलडी के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं और यूँ कहें कि आरएलडी के वफादार रहे हैं, और आरएलडी मुखिया चौधरी जयंत सिंह ने अप्रत्याशित टिकट दिया है, चौंका दिया है डॉक्टर राजकुमार सागवान को उम्मीदवार बनाकर, चूँकि साधारण कार्यकर्ता थे उनके और बड़े बड़े दिग्गज इस लाइन में थे। यहाँ तक कि अगर कहा जाए तो चौधरी जयंत सिंह अपनी पत्नी चारू चौधरी को भी यहाँ से चुनाव लड़ा सकते थे, लेकिन उन सब के बावजूद उन्होंने एक ज़मीनी कार्यकर्ता को टिकट देकर एक राजनीति में एक स्टैंडर्ड को मेंटेन किया है कि धन बल एक अलग चीज़ है, और मूल कार्यकर्ता को जयंत चौधरी ने टिकट देकर आम जनमानस में एक विश्वास पैदा किया है। और चौधरी चरण सिंह की इस कर्म भूमि में आम कार्यकर्ता को टिकट देकर आरएलडी ने एक अपना विश्वास कायम किया है, राजनीति में एक मिसाल पेश की है डॉक्टर राजकुमार सागवान को। मेरा अपना मानना है कि उनके लिए ये एक मुफीद कैंडिडेट होगा। मुफीद कैंडिडेट होगा। नरेश जी, आप एक सवाल का जवाब अगर दे सके तो, क्योंकि यहाँ गढ़ है राष्ट्रीय लोकदल का और जयंत चौधरी जो है राज्यसभा में है, लेकिन राज्यसभा और लोकसभा में फ़र्क यह है कि लोकसभा जनता से चुनकर जाते हैं, राज्यसभा में जो है उनको विधायक और पार्टी की ओर से चुना जाता है। लेकिन क्या लग रहा है, क्योंकि अब 5 साल के लिए अगर यहाँ पर जिस तरह से उनका गढ़ है और एनडीए के साथ गठबंधन में है, अगर राजकुमार सागवान जीत जाते तो 5 साल के लिए कम से कम वो जनता से कहीं जयंत चौधरी दूर तो नहीं हो रहे, ऐसा लग रहा है क्या? देखिए, जयंत सिंह वैसे अपनी पार्टी के लीडर हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष का किसी उससे दूर होना ना होना वो कुछ मायने नहीं रखता। अपना प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने यहाँ डॉक्टर राजकुमार सागवान को अपना प्रत्याशी, अपने प्रतिनिधि के तौर पर प्रत्याशी बनाया है। जहाँ तक संभावना है ये ठीक रहेगा, उसके ये कदम बड़ा अच्छा है। एक साधारण कार्यकर्ता को टिकट देकर ये एक परंपरा बरकरार रखी है। हालाँकि चौधरी चरण सिंह और उसके बाद चौधरी अजीत सिंह, उसके बाद यहाँ पे का जो नेतृत्व किया, सांसद तो नहीं रहे जयंत चौधरी, लेकिन उनका बरकरार यहाँ से प्रत्याशी भी रहे हैं। तो उन्होंने एक ये परंपरा तोड़ी है राष्ट्रीय लोकदल की या लोकदल की, इससे पहले जो भी उन्होंने चौधरी साहब ने वो बनाई पार्टी, ये सबसे पहली बार परंपरा तोड़ी है। और इस परंपरा का तोड़ने का मतलब ये है कि एक आम कार्यकर्ता है मैदान में, और आम कार्यकर्ता जो अभी तक लोगों में चर्चा है, जो हमने सुनी है कि ये बहुत अच्छा उनका कदम है। अच्छा, फैसला अच्छा है, ठीक है, कार्यकर्ता है, क्योंकि कार्यकर्ता जब वो विधानसभा का भी चुनाव के लिए टिकट मांग रहे थे सागवान साहब, मुझे याद है, तब टिकट शायद नहीं मिला, लेकिन कहीं ना कहीं एक भाग्य की बात है। लेकिन बात यह है क्योंकि अब पहले चौधरी चरण सिंह और फिर चौधरी अजीत सिंह, जैसे आपने कहा 7 बार जो है यहाँ पर
सांसद के तौर पर चौधरी अजीत सिंह भी रहे और 3 बार चौधरी चरण सिंह, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को एक उम्मीद भी थी कि भाई अगर चौधरी जयंत सिंह यहाँ नेतृत्व करेंगे तो जनता के बीच रहेंगे। कुछ लग रहा है कि वो टीस कहीं अभी रहेगी या फिर उसको भरपाई हो सकती है उसकी? नहीं, टीस का नहीं, जैसा मेरे तो कोई सीधे संबंध नहीं होने, बातचीत हुई, जैसा भी लोग यहाँ से जाते थे तो एक ही बात कहते थे जयंत सिंह कि मैं किसी अच्छे कार्यकर्ता को आके बीच में लाना चाहता हूँ, मैं खुद नहीं लड़ूंगा चुनाव, न मेरी पत्नी लड़ेगी। तो ये मानने थे कि अलग अलग लोगों पे दांव चलाया जा रहा था, भाई कुछ पैसे वाले भी हैं, कुछ लोकल के उनके निकट के ज़्यादा हैं, तो उन पर माना जा रहा था कि उन्हें टिकट मिल जाएगा। लेकिन ये एक चौंकाने वाला निर्णय दिया उन्होंने आज, और इससे जो है लोग अच्छा मान रहे हैं, क्योंकि ये आदमी राजकुमार सांगवान, ये किसी ने तो अभी तक कोई दाग धब्बा लगा नहीं, ज़्यादा वो उसमें रहा कि भाई पार्टीबाजी में एक दूसरे की। तो अभी तक दूसरी पार्टी वाले, जैसा बीजेपी के लोग हैं, तो बीजेपी के लोगों को जैसे पता चला तो उनके साथ कुछ पढ़ते थे, उनकी दोस्ती थी, तो ये उन दोनों ही दलों के लिए ठीक प्रत्याशी माना जा रहा है। अच्छा चलिए, मैं एक सवाल ही कर लेता हूँ, क्योंकि अभी देखिए गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ हाल ही में था, अभी टूट गया, एक मुस्लिम और जो जाटों का समीकरण बन रहा था। अब इसके बाद क्या लग रहा है, एनडीए के बाद में कहीं वो मुस्लिम जो वोट है वो किधर जाता दिखेगा? देखिए, इस सवाल का जवाब मैं आपका बाद में दूंगा, पहले मैं आपको बता दूं, ये कोई प्रयोग नया नहीं है। चौधरी चरण सिंह ने 74 में एक साधारण कार्यकर्ता सतपाल मलिक को भी इसी तरीके से विधानसभा का टिकट दिया था। वो मेरठ के नेता थे, छात्र नेता। राजकुमार सांगवान चूँकि छात्र नेता हैं, ये कोई प्रयोग उनका नया नहीं है जो जयंत सिंह ने किया है। चौधरी चरण सिंह ये प्रयोग कर चुके हैं ऑलरेडी पहले से। उन्होंने बागपत विधानसभा से डॉक्टर सतपाल सिंह को, जो पूर्व गवर्नर रहे हैं, उनको भी टिकट दिया था, उनको भी नेता बनाया था। तो डॉक्टर राजकुमार सांगवान को टिकट देकर इस लोकसभा में जयंत सिंह ने कोई चौंकाया नहीं है। ये तो उनकी परंपरा रही है साधारण कार्यकर्ता को टिकट देने का। और रही आपके दूसरे सवाल की बात, चूँकि समाजवादी से लोकदल अलग हुआ है, मुस्लिम मतदाता छिटकेगा या साथ में रहेगा। देखिए, राजनीति के अपने अपने पहलू होते हैं। जब कोई किसी के साथ गठबंधन करता है, जो टॉप सीनियरों के लीडर होते हैं वो अपना नफ़ा नुकसान ऊपरी तौर पर देख के तब गठबंधन करता है। ज़मीनी हकीकत पता लगती है चुनाव में आने के बाद। अब क्या होगा, मुस्लिम वोटर छिटकेगा या आएगा, ये अब आने वाला समय बताएगा। समय चूँकि बलवान होता है राजनीति में ये तो बिल्कुल साफ सी बात है कि आरएलडी के साथ मुस्लिम मतदाता की संख्या कम हो जाएगी, लेकिन कितनी कम होगी ये चुनाव में पता लगेगा। अब इससे पहले ये कहना कि साहब इतने प्रतिशत मुस्लिम आ जाएगा, ये इतने प्रतिशत छिटक जाएगा, ये कहना बड़ा मुश्किल सा काम है। राजनीति में कम और ज़्यादा चलता रहता है, लेकिन जयंत सिंह ने जो एनडीए के साथ गठबंधन किया, ये उनको अपना गणित जरूर जोड़ा होगा उन्होंने कि नफ़ा नुकसान क्या होने वाला है। तो लग रहा है, आपके लिहाज से क्या लग रहा है, फ़ायदे का सौदा है? देखिए, मौजूदा दौर में तो फ़ायदे का सौदा है। सब लोग राजनीति में आते हैं, सत्ता के लिए आते हैं, और जयंत सिंह ने भी मान लीजिए राजनीति में गए हैं, सत्ता से समझौता किया है तो अच्छा ही किया है। पिछले 10 साल से उनका कार्यकर्ता परेशान था, बदहाल था। हो सकता है सत्ता में जाने के बाद उनका कार्यकर्ता अपनी जगह स्टिल हो जाए, और स्टिल होने का मतलब ये है कि आने वाले समय में मजबूती मिलेगी। बागपत से उन्होंने डॉक्टर राजकुमार सांगवान, एक साधारण कार्यकर्ता को टिकट दिया है। बिजनौर से उन्होंने चंदन चौहान को टिकट दिया है। उन्होंने जातीय गणित को भी साधा है, और एक चीज़ को और मैसेज दिया कि मैं साधारण कार्यकर्ता को भी संसद और विधानसभा में भेज सकता हूँ। लिहाजा अब जो कार्यकर्ता होगा वो मजबूत कार्यकर्ता होगा, जयंत सिंह के लिए वफादार होगा, लोकदल के लिए वफादार होगा। मेरा अपना मानना यह है। चलिए, जातीय समीकरण की बात हुई, अब क्या लग रहा है एनडीए के साथ जाने से क्या जातीय समीकरण आपको दिखाई देता है कि वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल के साथ बागपत में जाता दिखेगा या फिर बिजनौर में जाता दिखता है? देखिए, ये कि यहाँ पे जाट और मुस्लिम अधिकांश हैं, और यही स्थिति कुछ लगभग सी बिजनौर में भी है। अब बागपत की बात करें तो देखो, मतदाता तो छिटकेगा। जो लोग पहले से ही लोकदल को पसंद नहीं करते थे, वो बीजेपी उनके लिए एक विकल्प के तौर पर मौजूद थी यहाँ, और वो लोग बीजेपी में इसीलिए गए थे कि भाई ये इसे हमें देना नहीं, तो वे तो फिर भी नहीं आएंगे, क्योंकि वो जो है लोकदल की तरफ को नहीं झुकेंगे, चाहे घर बैठ जाएं, वे तो जाएंगे। इसके अलावा जो अदर कास्ट हैं, जो बीजेपी के वोटर रहे हैं, उनमें से भी कटौती होगी कुछ, क्योंकि वो जो है उनका चेहरा मोदी था, मोदी के चेहरे पर वोट देते। अब वो चेहरा तो है उनकी निगाहों में मोदी का, लेकिन साथ साथ यहाँ पर जो
यहाँ एक जाट चेहरा दिया है, वो जाट चेहरे से कुछ छिटकेगी। भले ही सत्यपाल सिंह जाट थे, लेकिन वो इतना कठिन वो नहीं मानते थे उसको जाट कि भाई ये जाट। लेकिन यहाँ अधिकांश एक परंपरा रही है कि जो लोकदल का है वही जाट है। तो इस लिहाज से कुछ बीजेपी का वोटर भी कटेगा, मुस्लिम अधिकांश कटेगा, और कुछ अब की बार तो बेड़ा संभवतः पार हो जाएगा, लेकिन भविष्य में नुकसान करेगा ये सौदा। सत्यपाल सिंह और यहाँ जयंत चौधरी के जो कार्यकर्ता है वो एकदम से एक दूसरे के एंटी हमेशा देखे गए, अब लग रहा है कि एक साथ खड़े हो गए, एक मंच पर आएंगे, एक जगह वोट करेंगे। देखिए, जहाँ तक सवाल दोनों राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की गठबंधन के बाद, बीजेपी में जो होता है, व्यक्ति कोई मायने नहीं रखता। बीजेपी में व्यक्ति मायने नहीं रखता। बीजेपी में तो बीजेपी का जो वोटर है, जो कैडर वोटर है, बीजेपी जिसके साथ समझौता करती है वो उसके साथ ट्रांसफ़र होता है। बीजेपी अगर चुनाव लड़ती है तो वो उसके साथ जाता है। बीजेपी में व्यक्ति के कोई मायने नहीं है। और जहाँ तक सवाल है कि साधारण कार्यकर्ता को लोकसभा का प्रत्याशी बना दिया, देखिए जयंत चौधरी ने बिल्कुल साफ मैसेज दिया है कि मैं आम कार्यकर्ता को कैंडिडेट बना सकता हूँ। चौधरी चरण सिंह भी आम कार्यकर्ता को कैंडिडेट बना देते थे। आज जयंत चौधरी ने जो प्रयोग किया है वो चौधरी चरण सिंह वाला प्रयोग किया, और ये देखना दादाजी वाला प्रयोग किया। ठीक है, ये सवाल का जवाब आ गया। मैं आपसे थोड़ा सा एक समय लेता हूँ, यही सवाल कि क्या जो वोट है वो कन्वर्ट होगा, डाइवर्ट होगा, लगता है कि क्या नाम उस पर आसानी से डाइवर्ट हो जाएगा, या कहीं आपको लगता है असहजता होगी इसको लेकर? नहीं, असहजता तो होने की नहीं। अभी पहली बार है गठबंधन, हालांकि ये 2009 में भी हुआ था। 2009 में भी अगर हम अंतर देखें तो उससे पहले 2004 के चुनाव में चौधरी अजीत सिंह यहाँ से कैंडिडेट थे बीजेपी समर्थित, तो उन्हें जो है केवल 2,38,000 वोट मिली थी 2009 के चुनाव में। उससे पहले चुनाव में 2 लाख थी, तो इसका मतलब है 38,000 वोट कुल आया बीजेपी की तरफ से। तो हो सकता है ये भी एक नया प्रयोग हो सकता है यहाँ, कि अब की बार पता लग जाएगा कि बीजेपी का वोटर कितना इधर खिसका है, या फिर वो नाराज़ ही है इससे, यहाँ के जो जाट हैं विशेषकर। क्योंकि यहाँ से मैसेज जाना है ना, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल मजबूत थी, जिस तरह से ये मैसेज जाएगा दूसरी सीटों पर भी। भाजपा जहाँ अपने कैंडिडेट उतारे, जहाँ आरएलडी नहीं है, जैसे मुजफ्फरनगर की बात कर ले, क्योंकि मुजफ्फरनगर की जिम्मेदारी यहाँ राष्ट्रीय लोकदल के कंधों पर बड़ी आ गई, वहाँ पर कैंडिडेट इनका नहीं है, कैंडिडेट वहाँ बीजेपी का है। तो जो वो वोट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो डाइवर्ट होगा। यहाँ लग रहा है कि इसका मैसेज, क्योंकि यहाँ अगर अच्छा गया तो वहाँ उसका मैसेज जरूर जाहिर है कि अच्छा जाएगा। हाँ, कुछ डाइवर्ट तो होगा, वोटर डाइवर्ट होगा, क्योंकि अभी तक नज़रों में जो बीजेपी का एक प्लान है, वो बीजेपी का प्लान है आम कार्यकर्ताओं को बीजेपी की तरफ को धकेलना। यहाँ पे बीजेपी का कैंडिडेट नहीं है, तो कम से कम ये इधर को डाइवर्ट करेंगे उन्हें, क्योंकि वो बड़े तरीके से काम करती है बीजेपी। अच्छा, एक लास्ट सवाल मैं किसानों को लेकर, किसान आंदोलन भी चल रहा है, यहाँ ज़मीन किसानों की ज़मीन है, और यहाँ किसान बड़ी संख्या में जो है आंदोलन में जाते हैं। इसका असर क्या देख रहे हैं आप यहाँ इस चुनाव में, जयंत चौधरी के चुनाव में, राष्ट्रीय लोकदल के इस बागपत सीट पर क्या असर होगा? देखिए, जहाँ तक सवाल है किसान आंदोलन का, जो किसान है बीकेयू है वही आरएलडी है। आरएलडी और किसान कोई अलग अलग नहीं है। यदि आरएलडी बीजेपी से अलग चुनाव लड़ती है तो किसान आंदोलन का मूवमेंट बड़ा हो जाता है यहाँ। अब चूँकि बीजेपी से आरएलडी ने गठबंधन कर लिया है कि अब लगता है कि जो किसान आंदोलन है वो अपने आप में डिस्ट्रॉय होने की स्थिति में है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। चूँकि आपने पिछले दिनों देखा है कि बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ, कहीं धरना प्रदर्शन बहुत मामूली सा हुआ है। अगर आरएलडी साथ होती, आरएलडी बीजेपी से अलग होती, तो आंदोलन बड़ा हो जाता है। मुझे नहीं लग रहा बहुत बड़ा अंतर या फ़र्क पड़ने वाला है। मास्टर स्ट्रोक जो है भारतीय जनता पार्टी ने भी यहाँ जयंत चौधरी को अपने साथ लाकर एक खेल दिया है। एक बड़ी चीज़ जो निकल कर आई है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में जो किसान यहाँ से बड़े स्तर पर गाजीपुर बॉर्डर पर देखा गया, 13 महीनों तक जो आंदोलन चला, यहीं का किसान जो है वो वहाँ था। लेकिन जयंत चौधरी के अब साथ आने से ये जरूर यहाँ दिखाई दे रहा है कि अब वो उस तरह से बड़े स्तर पर आंदोलन शायद नहीं होने जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अब बागपत की सीट पर राजकुमार सांगवान को लेकर भी अब नज़र सियासत में बनी रहेगी, क्योंकि जो वोट यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का रालोद के पास जाएगा, वो वही स्थिति जो है दूसरी अन्य सीटों पर भी देखी जाएगी। ऐसे में यहाँ अब ये गठबंधन किस तरह से जो है आगे सफलतापूर्वक चलता है वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन 2 सीटें राष्ट्रीय लोकदल को बिजनौर और यहाँ
बागपत की जो मिली है, इन पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान यहां पर आरएलडी ने कर दिया है। चंदन चौहान को सीधे तौर पर बिजनौर से बनाया गया है प्रत्याशी और बागपत से राजकुमार सागवान को। ऐसे में चुनाव कैसा होगा, ये लड़ाई क्या कांटे की होगी या फिर बागपत और बिजनौर बीजेपी के साथ राष्ट्रीय लोकदल के आने से ये लड़ाई आसान हो जाएगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मेरे सहयोगी काव्य के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 बागपत।